सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर फिट एंड फाइन। तो चलिए हम लोग बचे हुए जो हैं पार्ट्स इसके कवर कर डालते हैं। ठीक, तो वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड। ठीक है, मतलब जब तक कि ऑथर ये सब सोच रहे थे, जो कहानी के लिखने वाले ऑथर हैं अल्फोंसो डाउडेट, वो ये बोल रहे हैं कि जब तक मैं ये सब सोच रहा था उनका नाम बुलाया गया। इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट। तो रिसाइट को मैंने यार हाईलाइट मार दिया है। रिसाइट का मतलब होता है टू स्टडी अलाउड पीस ऑफ राइटिंग। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। तो भाई यहाँ ड्रीडफुल रूल मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लेजेंट। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear। तो भाई यार ऑथर जो है यहाँ पे इमेंस अमाउंट्स ऑफ सेक्रीफाइस कर सकते थे पार्टिसिपल को, जो ग्रामर होता है, उससे बचने के लिए। लेकिन यार अब उन्हें समझ रहे हो ना कि ड्रीडफुल रूल जो लिखा हुआ है, ये ड्रीडफुल रूल, ये इनको दिखा रहा है कि यार अब बहुत ही बुरा अनप्लीजेंट लग रहा है कि इन लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी खो दी है। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट द डेयरिंग टू लुक अप। भाई इसका क्या मतलब है? भाई इसका मतलब ये है कि जैसे तैसे होते हैं ना, कि जब कुछ बच्चों को आता नहीं है तो करते क्या है कि भाई बस जैसे तैसे खड़े हो गए, और उसके बाद जो है हार्ट बीट भागे ही जा रही है और उनको हिम्मत ही नहीं हो रही कि ऊपर देख सकें। ठीक है, आई हियर्ड एम हेमल से टू मी आई वोंट मतलब भाई आई विल नॉट, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस। भाई एम हेमल बोल रहे हैं कि भाई तू चिंता उनता मत कर, दिन आखिरी है आज मेरा, तो तुझे डांटूंगा वोटूंगा नहीं, क्योंकि जो है आज के बाद मेरा किस्सा ख़त्म है। यार मैं थोड़ा अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप ऐसे लिख उक मत दीजिएगा, बस मैं आपके स्टोरी ये आपके दिमाग में चढ़ जाए इसलिए थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, यू मस्ट फील बैड इनफ। हाँ, तुम्हें थोड़ा बुरा ज़रूर लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ये होता है ना यार कि हम लोग बोलते हैं अरे यार चलो आज नहीं सीखेंगे, कल कर लेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना ना, यही बोलते रहते हैं हम लोग कि अभी तो बहुत समय है, कल सीख लेंगे। बट ऐसे करने में जो है हमारा सारा टाइम निकल गया और भाई वो कुछ सीख भी नहीं पाए। अब भाई देखिए क्या है, दैट दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जैक। अब इसका क्या मतलब है भाई? ये तो सिंपल ही है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत एल्जैक के में बहुत बुरी बात है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टुमारो, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। भाई पुट्स ऑफ को आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। पुट्स ऑफ मतलब होता है टू पोस्टपोन करना या डिले करना किसी इवेंट को या टास्क को। ठीक है ना, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो मतलब होता है कि हम लोग अपनी लर्निंग को कल पे टाल देते हैं। नाउ दीज फेलोज आउट they will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब भाई यहाँ पे हम हेमल बोल रहे हैं कि यार बताओ तुम लोगों ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अब जो है फ्रेंच जबकि लड़ाई हार चुका है तो ना अब तुम लोग जो है अपनी भाषा को लिख पाओगे न बोल पाओगे, तो भाई तुम लोग किस तरीके के फ्रेंचमैन हो? बट यू आर नॉट द वर्स्ट, बट तुम सबसे खराब भी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस,
फ्रांस फ्रांस मतलब ये ऑथर को बोल रहे हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीप्रोच आवर सेल्फ विथ। तो यार एम एमएल बोल रहे हैं कि भाई तुम सबसे बुरे हो नहीं, और भी बुरे स्टूडेंट हैं मेरे मार्केट में। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीप्रोच आवर सेल्फ विथ। अब भाई यहाँ पे एक वर्ड है, ये इसको आप वर्ड है रीप्रोच। इसका मतलब जो है होता है टू टेल समबडी दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। किसी को यार बताना कि भाई तुमने गलती उल्टी कर दी है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस, एंक्सियस मतलब होता है चिंता ना। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। भाई तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी चिंता नहीं थी कि तुम सीखो को। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। मतलब वो क्या प्रीफर करते कि भाई तुम यही जाओ खेतों में काम करो या मिल में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि बस इतना काम हम कर लो कि थोड़े बहुत पैसे आ जाए। एंड आई हैव टू ब्लेम ऑल्सो, और इसमें मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। भाई ये एम हैमल खुद को दोषी बताते हुए बोल रहे हैं कि भाई यार मैंने भी गलतियाँ की हैं कि मैं तुम्हें फूल उल के पास पानी लेने के लिए पानी डालने के लिए भेज देता था बजाय कि लेसन लेने के लिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और जब ये फिशिंग के लिए जाते थे तो क्या ये हॉलीडे नहीं देते थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. तो भाई यार एम हैमल यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्रेंच जो है कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। जिसको बताते हैं कि भाई जिस हम इतनी खूबसूरत जब लैंग्वेज है, इतनी लॉजिकल लैंग्वेज है, तो हमें इसको गार्ड करना चाहिए और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, भाई इंस्लेव्ड का मतलब होता है किसी को अपना दास बनाना, मेकिंग समवन अ स्लेव। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एफ दे हैड द की टू देयर prison. As long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. मतलब वही है ना यार कि जैसे अगर आप किसी और की लैंग्वेज जैसे अंग्रेज़ हमारे पे शासन करने आए थे तो हम लोगों पे अंग्रेज़ी छोड़ के चले गए, तो एक तरीके से आप समझो कि वो लोग हमें अपने जेल में जो है डाल के ही रखे थे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ऑफिशियली तो उन लोगों के किसी भी काम काज में आती नहीं थी। तो यहाँ भी एम एम एल वही बातें कर रहे हैं कि जब तक अगर आपके पास खुद की लैंग्वेज पे आपका कमांड है ना, तो आप समझ लो आपके पास आज़ाद होने की चाबी है, ठीक। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर एम एम एल ने किया क्या भाई, अपना ग्रामर वमर की बुक खोली और लेसन सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब देखो यार क्या होता है कि जो फ्रांस है वो उस टाइम पे उतना ध्यान वान नहीं दे रहा था, क्योंकि बस वही आप प्रोक्रेस्टिनेशन बोल लो, कल पे टाल देना या इंटरेस्ट नहीं दे लेना। हालांकि इंटरेस्ट बहुत घटिया शब्द है, बहुत हल्का है, बट फिर भी वो उतना पढ़ने पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब जो है क्योंकि ये एम हैमल का आखिरी दिन है, तो वो उनके ग्रामर की बुक खोलने पे भी जब वो उन्होंने कुछ बोला तो कितनी अटेंटिव सुन रहा था और समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। जो भी उन्होंने बोला सब आसान लगा फ्रांस को। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। अब यहाँ पे फ्रांस को भी लग रहा है कि भाई यार गड़बड़ी तो हो गई है मार्केट में, पढ़ लेना चाहिए था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस।
अब यहाँ पे भाई फ्रांस को सब समझ में आ रहा है जो भी एम हैमल पढ़ा रहे हैं. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. अब भाई फ्रांस को ऐसा एहसास हो रहा है कि एम हैमल जो है जाते जाते, जैसा कि होता है कि अब सब कुछ ही देना चाह रहे हैं. सब कुछ इससे मेरा मतलब है नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी वसीयत नहीं लिखने को बोल रहा हूँ. अब वो अपना जितनी भी उनके पास नॉलेज है वो सब अब देना ही चाह रहे हैं जाने से पहले. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. और वो एक बार में देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वन स्ट्रोक लिखा है ना. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. दैट डे एम हैमल हैड अ न्यू कॉपीज़ फॉर अस. ग्रामर के बाद भाई इनका एक राइटिंग पे लेसन था, ठीक. उस दिन जो है एम हैमल के पास कॉपीज़ भी थी, जिसको बहुत ही ब्यूटीफुल, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक. अब यार भाई यहाँ पे राउंड हैंड का क्या मतलब होता है? एक तरीके की ये समझ लो स्टाइल होती है हैंड राइटिंग की, जिसमें लेटर जो है क्लियर और राउंडेड शेप में लिखे जाते हैं. उसमें लिखा क्या था? फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक, ठीक. दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन अ स्कूल रूम. इसमें तो भाई कुछ खास ऐसा है नहीं जो समझाया जाए. hung from the road at the top of our desk. तो भाई ये जो लिखा हुआ है कि they looked like a little flag floating everywhere in a school room hung from the road at the top of our desk. इससे भाई ऑथर जो है पेट्रोटिज्म का एक सिंबल दे रहे हैं, ठीक है ना, कि वो एक छोटे से फ्लैग की तरह दिख रहा था और फ्लोटिंग एवरीवेयर. और ये एक तरीके का सिंबलिज़म है जो कि वो बच्चों में डाल रहे हैं कि अब वो अपनी लैंग्वेज जब खो रहे हैं तो उन्हें कितना गिल्ट हो रहा है. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. ऑट टू का मतलब क्या होता है भाई? ऑट टू मतलब होता है ड्यूटी को एक्सप्रेस करना या एडवाइस को, ठीक है ना. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. अब यहाँ से भाई जो भी साउंड आ रहा था वो केवल पेन का ही आ रहा था जो कि पेपर पे चल रहा था. Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them. बीटल्स भाई एक तरीके के इंसेक्ट होते हैं. तो भाई बीटल उटल आए लेकिन खैर उन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन. यहाँ तक कि सबसे छोटे वालों पे भी. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज अ फ्रेंच. ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. अब भाई ये क्या है? ये यहाँ पे बस इमेजिनेशन चल रहा है फ्रांस का कि रूफ पे जो है पिजन्स आवाज़ निकाल रहे थे बहुत ही लो टोन में, और वो यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या ये भी जर्मन वर्मन बोल लेंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. Gazing बोलना था भाई, मैंने तो गलत बोल दिया. अब यार ऑथर ये फिर से पीछे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार जब भी मैं लिखता उठता था और सर उठा के देखता था तो एम हैमल बैठे होते थे मोशनलेस स्टेट में अपनी चेयर पे और घूर रहे होते थे एक चीज़ पे, देन एट अदर, और फिर दूसरी चीज़ पे, एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. जैसे कि वो उस स्कूल रूम में सब कुछ ठीक करना चाह रहे हों, छोटी सी छोटी चीज़ भी. फैंसी फॉर 40 years ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस. अब यार ये बड़ा फैसिनेशन लग रहा है क्योंकि 40 साल किसी एक ही जगह पे होना.
For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. 40 साल पे भाई वो एक ही जगह पे थे, उनका गार्डन जो है वो खिड़की के बाहर ही था और उनकी क्लास जो है उनके सामने थी. Just like that. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the window to the roof. भाई ये होप वाइन एक जो है पौधा होता है, ठीक है ना. पौधा क्या होता है? पेड़ होता है, स्टेम बोल रहे हैं. और ट्विंड ये जो वर्ड है ट्वाइन, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो भाई मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बिन वॉर्न स्मूथ. यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ डेस्क और बेंच ही अच्छी तरीके से होती थी. द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टालर. जो वॉलनट का पेड़ था वो काफ़ी लंबा था. एंड द होप वाइन, होप वाइन मैंने बता ही दिया भाई, एक तरीके का स्टेम होता है, मतलब पौधा ही कह लो, जिसको हेमल ने खुद ही लगाया था. और उसको मतलब होता है ना, ट्वाइन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग थ्रेड, अबाउट द विंडोज टू द रूफ. विंडोज से होते हुए रूफ तक बांधा था. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल. अब भाई एम हेमल को कितना बुरा लग रहा होगा कि भाई ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है. पुअर मैन, बेचारा आदमी. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे. अब भाई कह रहे हैं कि ये सब करने के बावजूद जो है एम हेमल को ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, और उनकी बहन जो है उनका सामान वामान पैक कर रही हैं क्योंकि अगले दिन उन्हें छोड़ के जाना है. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनके पास भाई इतना हिम्मत था कि हर एक लेसन को आखिरी तक सुन पाए. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. लिखने के बाद उनका एक हिस्ट्री में एक लेसन था. एंड देन द बेबी इज चैंटेड. उसके बाद कुछ बच्चे जो थे ये उन्होंने ये बा बेबू की आवाज़ निकाली. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट हिज spectacles and holding his primer in both hand. तो ये सब भाई सीन चल रहा था. नीचे जो है रूम के पास एक हाउसर था, उसने अपना चश्मा लगाया और अपनी जो एलिमेंट्री लेवल की बुक थी जिसको प्राइमर बोलते हैं, बोथ हैंड से पकड़ी और स्पेल्ड द लेटर विद देम, और लेटर बोलने का प्रयास किया. यू कुड सी दैट. तुम देख सकते हो. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. मतलब वो भी रो ही रहा था. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन. वॉइस उनकी जो है लड़खड़ा गई इमोशन के कारण. इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन. इट वॉज सो फनी टू हियर हिम. यार ये सुनते हुए उनको कितना फ़नी लग रहा था. दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ. वो सब लोग हंसना चाहता थे, रोना चाहते थे, ये सब याद करके कि उनका ये लास्ट लेसन था फ्रेंच का. ऑल दैट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अब जो है वो भाई घड़ी जो थी 12 बज गए, उसमें उसकी आवाज़ आई. देन द एंजलस. एंजलस का मतलब होता है भाई एक रोमन कैथोलिक डिवोशन होता है जो जीसस के इनकारनेशन का और हेल मैरी का इनकारनेशन का एक तरीके से कॉमरेट करता है, ठीक है ना. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल. भाई पर्सियंस की आने की आवाज़ जो कि ड्रिल से वापस आ रहे थे, और यही वो कंट्री थी जिसने फ्रांस को हराया था. साउंडेड अंडर विंडोज. उनके खिड़कियों पे सुनाई दी. एम हेमल स्टूड अप
वेरी पेल, पेल मतलब भाई होता है नहीं चेहरा उतर जाना, इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, भाई इन हालातों में जो है ऑथर ने कभी उनको देखा नहीं था। माई फ्रेंड्स सेड ही, मतलब उन्होंने बोला, एम हेमल ने, आई आया होता ना यार, आवाज़ लड़खड़ा रही है, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब भाई वो शायद वो इतने इमोशनल हो गए थे कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे, तो कंप्लीट नहीं कर पाया अपना सेंटेंस। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चाक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट लार्ज एज ही कुड। और भाई जितनी भी उनके में, फिर वो वहाँ से उठे, ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, चौक लिया और उसके बाद वहाँ पे जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया, विवे लव फ्रांस। इसका मतलब होता है भाई लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की जय हो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. इसमें मैं समझा देता हूँ, फिर भी कुछ है तो नहीं समझने लायक। उन्होंने फिर भाई वो रुके, ठीक है, अपना जो है गर्दन जो है, अपना जो है सर जो है दीवार की ओर मोड़ा और बिना कुछ बोले इशारा किया अपने हाथों से कि स्कूल भैया ख़त्म हो गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। तो भाई ये था भाई, ठीक है। अब आप चाहें तो इसके क्वेश्चन आंसर के लिए एक अरिहंत की बुक आती है 10 ईयर्स या 5 ईयर्स की, आप उसको इन आंसर्स को फ्रेम करने के लिए उसकी हेल्प ले लीजिएगा। बस आई होप आपको मज़ा आया होगा। So thanks for peaceful listening and a very good night.